So, hello everyone, this is Manoj sir. Okay, so we have started chapter number 9, that is force and laws of motion. And in last one, we have discussed about the two types of force, that is balanced force and unbalanced force. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा था. तो फिलहाल इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिकली आज के लेक्चर में बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा दो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया. ठीक है, और दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोमेंटम. ठीक है, तो इनर्शिया एंड मोमेंटम की बात करेंगे. हम क्या देखने वाले हैं, दैट इज हम लोग न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहां पे हम बेसिकली थ्री लॉस की बात करेंगे. दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेसिकली हम इनर्शिया की. तो देखो मैंने इसमें से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट ऑफ मोशन. अब मैंने आपको बताया कि बेसिकली दो तरह के स्टेट ऑफ मोशन हो सकते हैं. ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट होगी या तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी. ठीक है, इन दोनों के और कोई पॉसिबिलिटी नहीं. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली दो ही चलते हैं, या तो बॉडी विल बी इन रेस्ट. ठीक है, या तो फिर बॉडी रेस्ट में होगी. ठीक है, या तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी. तो दे आर टू स्टेट्स ऑफ मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट ऑफ मोशन, या फिर मैं क्या बोलूं कि द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. ठीक है, मतलब बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पा रही. ठीक है, तो दैट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे मैंने बोला कि सपोज कि ये सरफेस है. ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, मैंने बोला सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, ठीक है, अब मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट किस पे रेस्ट पे है. ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पे रेस्ट पे है. ठीक है, तो जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, सपोज अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करता. ठीक है, सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया F. ठीक है, तो अगर ये फोर्स सफिशिएंट होगा तो बॉडी विल मूव. लेकिन अगर मैं सपोज ये फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स. ठीक है, अगर मैं इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मतलब क्या ये बॉडी मोशन में आएगी. ठीक है, बताओ कि ये बॉडी मोशन में आएगी नहीं. ठीक है, तो बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट. बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक है, जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता. ठीक है, मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी. मतलब ठीक है, वो मोशन नहीं करेगी. ठीक है, वो अपने रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखेगी. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बॉडी अगर रेस्ट पे है तो दैट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट. ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज इन द रेस्ट पोजीशन दैट ट्राई टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन दैट इज इन रेस्ट पोजीशन. ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखेगी. ठीक है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा है, द इनएबिलिटी मतलब बॉडी अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. मतलब ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पा रही, ये अपने आप को मोशन में लेके नहीं आ पा रही. अब ये बॉडी मोशन में कब आएगी, जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहने वाली. ठीक है, तो द बॉडी इज इनेबल टू ऑफर ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी मोशन में आएगी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज कोई बॉडी है. ठीक है, मैंने बोला ये कि सपोज ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करी. ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करी. तो बताओ ये बॉडी क्या कंटिन्यूस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती रहेगी या स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बॉडी स्टॉप नहीं होगी. दैट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, हम लोग का बात करें जब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. वैसे तो ये बॉडी स्टॉप हो जाती है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ठीक है, इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, तो ये बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दैट विल स्टॉप. ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये बॉडी स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जीरो है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जीरो है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू नल. ठीक है, नल मतलब या तो हम बोल सकते हैं जीरो. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का जीरो. तो ये बॉडी अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करे तो दैट विल कंटिन्यूअसली मूव इन सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ
20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बॉडी अगर मोशन में है तो दैट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन, मतलब ये अपनी पोजीशन को, ये रेस्ट पे नहीं आ सकती, ठीक है। और हमने ऊपर क्या देखा था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहेगी, ठीक है, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, मतलब वो वापस रेस्ट पे नहीं आ सकती, दैट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे अगर सपोज ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती जब तक मैं इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन यही था कि बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस मैं जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। बॉडी का अगर मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 30 kg, ठीक है, 30 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ बी इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ ए, ठीक है। बी का इनर्शिया ए से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, ठीक है, बिकॉज मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, ठीक है। तो आई होप इनर्शिया क्या होगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन, द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज द इनर्शिया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट ऑफ मोशन, या फिर जिस स्टेट ऑफ मोशन में तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहे, ठीक है, दैट इज नोन एज द इनर्शिया, ठीक है। बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। ठीक है, बात करें किसके, मोमेंटम की। तो व्हाट इज मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, देखो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by ठीक है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज p इज इक्वल्स टू मास इज m और इनटू v, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द इंपैक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी मोशन का इंपैक्ट क्या है, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज ये कोई टिल्टेड रोड है, ठीक है। अगर मैंने बोला सपोज यहाँ पे कोई एक आदमी है जो इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, और मैंने बोला सपोज यहाँ पे कोई एक छोटा सा पत्थर है, मैंने बोला सपोज यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है जिसका मैंने बोला कि सपोज वेट कितना है, ओनली 10 ग्राम है, ठीक है। कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, ठीक है। एंड इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या इसका कुछ इंपैक्ट होगा, बॉडी का मास कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब बहुत छोटा, ठीक है। अब ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, तो बताओ इसका कुछ इंपैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर, इसके ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ओवरऑल मोमेंटम क्या है, बहुत कम है, मतलब इसका जो इंपैक्ट होगा आपके ऊपर वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, मतलब आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सपोज इसकी जगह पे सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने सपोज यहाँ पे 100 किलोग्राम का पत्थर ले लिया, अगर वही 100 किलोग्राम का पत्थर
अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तेजी से भागोगे, ठीक है। अगर ये आपसे टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो मतलब इम्पैक्ट जो मोशन का है वो बढ़ गया, किसकी वजह से, मास की वजह से, ठीक है। अगर मास सेम रहे, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो सपोज मैंने बोल दिया कि सपोज यहाँ पे मैंने 10 कर दिया तो भी इम्पैक्ट ऑफ मोशन बढ़ गया, मतलब मोमेंटम बढ़ गया। इम्पैक्ट ऑफ मोशन मतलब मोमेंटम बढ़ गया, ठीक है ना। क्यों, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मोशन मोमेंटम है इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास, ठीक है, एंड वेलोसिटी। अगर आप मास बढ़ाओगे तो भी मोमेंटम राइज होगा, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m एंड p इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द v। अगर m राइज होगा तो p भी राइज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट इट इज इम्पैक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल जैसे बोला कि सपोज दिस इज बॉडी m, ठीक है। मैंने बोला सपोज ये इनिशियली u वेलोसिटी से मूव करी थी, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि अब बॉडी सेम बॉडी अब किस वेलोसिटी से मूव करी, v वेलोसिटी से मूव करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी। तो देखो इस केस में मोमेंटम कितना होगा, p इनिशियल क्या लिखूं मैं, m into u, और यहाँ पे मोमेंटम क्या है, फाइनल कितना गया, m into v। तो मैं चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालूंगा, अगर मुझसे पूछता है चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ मोमेंटम में कितना चेंज है, तो चेंज कैसे निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल दैट इज mv माइनस mu, ठीक है। दैट इज m कॉमन ले तो मेरे पास क्या आ गया, v माइनस c, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो आई होप मोमेंटम से बताया गया कि मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। जिसमें मैंने कोई एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 ग्राम का अगर कोई स्टोन ले लेता तो अगर वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहता तो भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं 100 किलोग्राम का अगर सपोज एक बड़ा सा पत्थर ले लूं और अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आपकी तरफ आता तो दैट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंटम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हम बात करने वाले किसकी, न्यूटन्स के 3 लॉज की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इनर्शिया एंड मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, मोमेंटम जो हम फॉर्मूला देते हैं दैट इज E इक्वल्स टू m into v, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसे यूनिट आपको ध्यान रखनी कि ऐसा यूनिट होगी इसकी दैट इज मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, तो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना मोमेंटम का फॉर्मूला ये था, ठीक है। दैट इज m इक्वल्स टू एज अ यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स ने बेसिकली देयर 3 लॉज आर गिवन, 3 लॉज थे, ठीक है। तो एक बार हम तीनों लॉज लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, और यहां पे हम लिख रहे हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। देखो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनर्शिया वाले से कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि if a body is in rest position or in uniform motion तो it will be remain in rest or in uniform motion until and unless कोई external force apply नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, a body is said to be in rest ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन until and unless no external
force is applied until and unless an external force is applied. ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सपोज कोई बॉडी है यहाँ पे, अगर इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ठीक है, तो दैट बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। ये अपनी बॉडी अपने रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पे मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता। या अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज कोई बॉडी है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अंटिल एंड अनलेस, जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, जब तक मैं इसको पीछे से धक्का ना करता या कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? अब हमने इनर्शिया में ये देखा था कि इनर्शिया इट इज नथिंग बट द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब बॉडी की मतलब क्या बोल सकते हैं हम वर्ड जो बोलते हैं कि बॉडी मतलब नाकामयाब रही मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करने में। ठीक है, तो वो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी वही सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रहे हैं कि बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, इसका देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। देखो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने बोला कि दिस इज m1, ठीक है, मास है सपोज, और मैंने बोला इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मैंने बोली थी, दैट इज u। ठीक है, अब अगर ये u वेलोसिटी से मूव करी, लेकिन मैंने क्या किया, अब इसके ऊपर क्या किया, मैंने पीछे जाके मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, मैंने क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, अगर बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी से मूव करी थी तो दैट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द u वेलोसिटी। बट अगर मैंने पीछे से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो बॉडी, सपोज मैंने बोला कि नाउ बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, फोर्स लगाने के बाद मैंने बोला सपोज बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v। ठीक है, अब बॉडी की वेलोसिटी कितनी, v। इनिशियली दैट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी u। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स बॉडी की वेलोसिटी कितनी क्या होगी, v होगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब अब रेट मतलब रेट ऑफ मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टाइम से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो पहले मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी आई निकाले तो कितना था, एम यू। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, पी एफ मतलब एम इंटू वी, क्योंकि बॉडी का मास तो वही है, चेंज किस में है, वेलोसिटी में चेंज है। पहले जो वेलोसिटी यू थी तो मोमेंटम कितना था, एम, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल बाद में मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू वी। तो चेंज कितना है, देखो चेंज इन मोमेंटम निकाले, मेरे को रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यही बोला मैंने स्टेटमेंट में। ठीक है, अब फोर्स मैंने कितना अप्लाई किया, एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल और किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला ना रेट की बात कर रहा हूं मैं, तो रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हमें। तो पी फाइनल मतलब एम वी और पी इनिशियल मतलब एम यू अपॉन टी और इज प्रोपोर्शनल टू द एफ एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया।
अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूं, ठीक है, तो कितना आएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना गया, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साथ रखता हूँ तो एफ एक्सटर्नल कितना जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, देखो एफ एक्सटर्नल कितना जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा के, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, के आ गया, ठीक है, और m, ठीक है, और यहाँ से ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, तो ये क्या है m a, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट, ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था, k की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट होती है, एंड दैट इज 1। तो अगर मैं जब यहाँ पे k की वैल्यू रखूंगा तो f एक्सटर्नल कितना रहेगा, m a, और अगर मैं सिंपल इसको f से लिखूं तो मुझे यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज मुझे नया फॉर्मूला क्या मिला, f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कहीं ना कहीं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लास्ट में बात करें न्यूटन्स की थर्ड लॉ की, तो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, जैसे एग्जांपल दो, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, मतलब अगर सपोज मेरे सामने कोई वॉल है, अगर मैं उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ठीक है, तो मतलब मैं कितना एक्शन अप्लाई कर रहा हूं, 10 न्यूटन, तो वॉल भी मेरे पे उतना ही नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरे पे अप्लाई करेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज जमीन पे खड़ा हूं, ठीक है, सरफेस पे खड़ा हूं, तो अगर सपोज अर्थ पे कितना फोर्स लग रहा है, जितना मेरा वेट है, ठीक है, तो अर्थ भी क्या करती है, उतना ही नॉर्मल फोर्स मेरे ऊपर भी एक्ट करती है, ठीक है, तो दैट इज मैं जितना एक्शन कर रहा हूं उतना ही अर्थ रिएक्शन भी करेगी, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो दिस इज द बेसिक थ्री लॉज, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, और अभी हमने इनर्शिया वाला टॉपिक देखा था। तो देखो इनर्शिया में आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, जैसे अगर कोई बॉडी, मैं आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज कोई कार रेस्ट पोजीशन पे है, तो अगर मैं सपोज कार में बैठा हूँ तो क्या होता है कि अगर सपोज अभी मेरी पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, मतलब ठीक है। अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं सपोज मैं कार में बैठा हूँ एंड कार वाज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, तो मेरी पोजीशन क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो क्योंकि कार की पोजीशन भी रेस्ट पे, लेकिन जैसे अगर कार को मैं सडनली स्टार्ट करूँ, अगर कार पे जैसे मैंने क्लच सडनली छोड़ा तो क्या होता है कि हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, हम पीछे की तरफ जाते हैं, नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली हमारी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो रेस्ट पोजीशन को उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना चाहता, मतलब उसको मैं रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरी बॉडी क्या हो गई, आगे की तरफ गई, मतलब कार ने पोजीशन चेंज की तो मैं कार के साथ भी अपनी बॉडी को आगे की तरफ हो गया, ठीक है, ताकि मैं अपने रेस्ट पोजीशन पे बना रहा हूं। तो ये क्या था, कहीं ना कहीं इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। और समटाइम्स जैसे मैं आपको इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दूं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे एग्जांपल देता हूं, तो आपने देखा है कि कभी कभी जब कार चल रही होती है और सडनली अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ हो जाते हैं। जैसे कोई ब्रेक अप्लाई करते हैं सडनली, तो हम आगे की तरफ होते हैं, नहीं एक्चुअल में क्या होता है कि हम पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी इनिशियली वाज एट मोशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस स्टेट में मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आगे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये चैप्टर में हमारे पास इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक है, जो कि गवर्नमेंट ने टोटली इस बार रिमूव कर दिया सिलेबस में से, तो वो हमको नहीं पढ़ना, ना ही उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने, ना ही उसका हमको डेरिवेशन करना, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली फोर्स देखा है, फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने देखा, टाइप्स ऑफ फोर्स देखा, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनर्शिया, मोमेंटम, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास एंड वेट, ठीक है, मास एंड वेट, ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पे,
ठीक है। और फिर हमने कहीं ना कहीं न्यूटन्स के तीनों लॉज की बात की, तो आपको ये तीनों लॉज ध्यान रखने हैं और कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं जो हमने देखे इनर्शिया के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। बाय बाय।